वनिकम वंदनम स्वागतम नमस्ते सत श्रीकाल अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, मैं आपकी प्रिय दोस्त प्रियंका सभी का स्वागत करती हूँ टाइम्स ऑफ यूपीएससी के चैनल पे। आज डेट है 2 अप्रैल। देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल है और आज ही आपको 1 अप्रैल का भी आर्टिकल मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले न्यूज़ जो है वो है बीमस्टेक के बारे में। देखिए क्या है, अभी इस वीक में ना हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो है इनके साथ मीटिंग करने वाले हैं। बीमस्टेक की यानी समिट होने वाली है। ठीक है, तो इससे पहले एक बेसिक देख लेते हैं कि बीमस्टेक एक्चुअल में है क्या, क्योंकि प्री के पर्सपेक्टिव से ये इम्पॉर्टेंट है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें कौन कौन सी बेसिक कंट्रीज़ हैं और किसका कितना क्या जीडीपी है, ट्रेड वर्थ कितना है, कौन किसका क्या पार्टनर है, तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चंस आ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो अगर हम बेसिक की बात करें तो बीमस्टेक का फुल नेम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर द मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। इसमें टोटल 7 मेंबर्स हैं। इसमें ये पूरा ग्रुप है 7 मेंबर्स का, ये 22% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन को होस्ट करता है और इसकी टोटल जो जीडीपी है 3.8 ट्रिलियन। अब तो और भी बढ़ गई है। ठीक है, ये थोड़ा सा पुराना डेटा है। इसका सबसे पहला जो फॉर्मेशन हुआ था वो बैंकॉक डिक्लेरेशन 1997 में 6 जून को हुआ था। इसका जो सेक्रेटरीट है वो ढाका बांग्लादेश में है। ठीक, इसके अलावा जो 7 मेंबर्स जो कंट्रीज़ हैं वो कौन कौन से हैं, ये मैप से आप देख लीजिएगा, आपको याद ज़्यादा रहेगा। इंडिया है, इसके अलावा आपका नेपाल, थिम्पू, काठमांडू यानी ढाका यानी बांग्लादेश, नैम्फी दावा यानी म्यांमार, बैंकॉक यानी थाईलैंड, है ना। तो यहाँ पे हर एक कंट्री का बता रखा है। जैसे कि अभी भूटान की अगर आप बात कर लोगे तो ये इंडिया का बहुत बड़ा लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। और इसके साथ साथ हमने जैसे भूटान के साथ हाइड्रो पावर कॉपरेशन भी कर रखे हैं। यहाँ पे भूटान के साथ गैलसुंग प्रोजेक्ट भी है। इंटीग्रेशन ऑफ भूटान, डार्कू रेन और इंडियाज़ नेशनल नेटवर्क भी जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे इस तरीके से एक एक नेशंस के साथ बताया हुआ है इंडिया का। अब नेपाल के साथ हम जो हैं, हमारे इंडिया के 5 स्टेट बॉर्डर शेयर करते हैं। भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन भी हमने नेपाल से इंडिया, अयोध्या और नेपाल के जनकपुर, जहाँ प्रोमिनेंट है ये अयोध्या का या राम के जो उनके जीवन से जुड़े हुई जो चीज़ें हैं वो जनकपुर में मिलती जुलती हैं काफ़ी, तो वहाँ से ट्रेन चलता है। इसके अलावा मेजर इश्यूज़ जो है टेरिटोरियल जो डिस्प्यूट्स हैं काला पानी रिवर्स को लेकर जो नेपाल और इंडिया के बीच में है, वो एक दो काली रिवर है। एक तो कर्नाटक में भी फ्लो करती है और एक यूपी के उत्तराखंड के बॉर्डर्स पे जो नेपाल से शेयर करती है। ठीक है, और इसके अलावा मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्या किरण। तो ये बेसिक जो इन्फॉर्मेशंस आपको इन ब्लॉग्स में मिल रहे हैं ना, इनको आप या तो लिख लीजिएगा या फिर ये पिक्चर की स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ये वो फैक्ट है जहाँ कहीं ना कहीं स्टेटमेंट में यूपीएससी ने पहले पूछा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल ये सूर्य किरण के बारे में पूछा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा बॉर्डर्स के बारे में पूछा हुआ है और लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पूछा हुआ है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे श्रीलंका का हो गया, 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है इंडिया का, और इसके साथ मित्र शक्ति ये एग्जाम में आ चुका है ऑलरेडी। ऐसे ही बांग्लादेश के साथ बॉर्डर, सबसे बड़ा बॉर्डर किसके साथ शेयर होता है, बांग्लादेश के साथ। लार्जेस्ट पार्टनर है साउथ एशिया में। वाटर एग्रीमेंट कौन कौन से हैं यहाँ पे, कुशियारा रिवर और गंगा वाटर ट्रीटी है इसके साथ। मेजर इशू हमारा चलता है तिस्ता रिवर वाटर डिस्प्यूट पे। इस पर भी क्वेश्चन हमारा आ चुका कि जो तिस्ता रिवर है क्या वो बॉर्डर शेयर करता है, बॉर्डर से क्रॉस होके जाता है इंडिया में जब जाता है, बे ऑफ बंगाल से जब मिलता है। तो यहाँ पे जो फैक्ट्स दे रखे हैं ना, ये बहुत माइन्यूट से हैं, लगेगा बहुत सिंपली, लेकिन ये बहुत ही मेजर चैलेंज, बहुत मेजर एक परफॉर्मेंस में आपका बहुत की स्टोन होगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। सेम ऐसे ही यहाँ पे एक्ट ईस्ट पॉलिसी तो मेन से भी ओरिएंटेड आते ही हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। और बीमस्टेक एक तो फुल फॉर्म, नेशंस कौन कौन से हैं, इसका हेडक्वार्टर कौन सा है, ये कब डिक्लेरेशन बना था, ये याद रख लीजिएगा, क्योंकि हर साल एक ना एक तो क्वेश्चन ज़रूर आता है कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन पे। और इस पूरे साल 2024 से लेकर 25 के बीच में तो ऐसा कोई बड़ा तो ऑर्गेनाइजेशन इतना न्यूज़ में नहीं रहा। बीमस्टेक और भी रहे हैं, लेकिन बीमस्टेक अभी जैसे आने वाले टाइम पे बीमस्टेक है और भी जो नेशंस है, अब साल शुरू हुआ है तो अब रहेगा न्यूज़ में कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें इस बेसिस पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइटर यही बता रहे हैं कि अभी जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं अब इनके साथ मीटिंग करेंगे, लेकिन दुख की बात यह है ना कि इसमें शायद म्यांमार पार्टिसिपेट ना करे, क्योंकि अभी हाल ही फिलहाल में आपको पता है 3-4 दिन पहले की बात है, अर्थक्वेक 7.5 समथिंग मैग्नीट्यूड जो है अर्थक्वेक की वजह से जो म्यांमार है वहाँ पर इमरजेंसी लग गई है। तो राइटर बता रहे हैं कि शायद इवन थाईलैंड वगैरह में भी, तो भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका ही जो है साउथ एशिया से यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे, शायद थाईलैंड और म्यांमार नहीं आ पाएंगे इसमें। ठीक है,
है, क्योंकि सिचुएशन अभी ठीक नहीं चल रही है। तो यहाँ पे राइटर ये बता रहे हैं कि अभी पीएम जो है यहाँ पे कंट्रीब्यूशन करेंगे इंटरनेशनल रिलीफ और रिहैबिलिटेशन, ऑल्दो इसके लिए अनाउंस कर दिया गया है म्यांमार के लिए, क्योंकि हमारा नेबर कंट्री भी है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स में भी पड़ता है, ऊपर से ये बीमस्टेक और सार्क के मेंबर्स भी हैं, है ना। तो यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि अगर आप बीमस्टेक का रिप्रेजेंटेशन देखोगे ना, तो सार्क, आपको पता है सार्क भी ऐसा ही एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो है एक ग्रुप है, जिसमें एक कंट्री और ऐड हो जाता है, वो है आपका पाकिस्तान। तो सार्क में पाकिस्तान की वजह से काफ़ी रिलेशन जो है थोड़ा सा अप डाउन ज़्यादा रहा, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशन अच्छा नहीं होने की वजह से। तो यहाँ पे सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक कंट्री की वजह से ये सार्क इतना सक्सेसफुल नहीं माना जाता है, लेकिन कई ऑथर्स के द्वारा ये बताया जाता है, कई एक्सपर्ट के द्वारा, कि सार्क को रिप्लेस करने वाला अगर कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है तो वो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए बीमस्टेक। इंडियन सब कॉन्टिनेंट मतलब क्या होता है, जिसमें आपके इंडिया के साथ साथ आपके नेबरिंग कंट्रीज आते हैं, जिसमें नेपाल, भूटान आपका है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, इसके अलावा यहाँ पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ये सारे जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आते हैं। क्योंकि इंडिया का जो रीजन है ना, ये खुद में आपस में एक अपने में एक कॉन्टिनेंट का एक कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है, इसलिए इसे इंडियन को सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं हम, है ना। तो यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि होप सो अब जो है बीमस्टेक अपने एक्टिव में आएगा। ऑल्दो इसके लिए ना 2014 में भी, आपको पता है लास्ट समिट जो सार्क का हुआ था ना 2014 में हुआ था, इसकी मीटिंग ऑल्दो क्या पाकिस्तान में होनी थी, लेकिन उस समय काफ़ी इश्यूज़ चल रहे थे, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, जिसकी वजह से इसको पॉज कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। और अब एक डिकेड होने वाला है, सार्क की कोई मीटिंग नहीं बैठी है। तो यहाँ पे जो बीमस्टेक है, हर बार जो है बीमस्टेक कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, जो मेनली इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो मेंबर्स नेशंस हैं, उनकी मीटिंग में उनके जो नीड्स हैं, उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, उसको और इन्हांस करने में, राइट। तो यहाँ पे दूसरा जो राइटर बता रहे हैं कि बे ऑफ बंगाल की अगर हम बात करें, तो जो पहले कई सालों तक ब्रिटिशर्स के कॉलोनाइजेशन में था, क्योंकि आपको पता है बे ऑफ बंगाल में जो भी म्यांमार हो, चाहे वो थाईलैंड हो या वियतनाम हो, ये नेशन सारे ब्रिटिशर्स के कॉलोनाइजेशंस में थे। उसके बाद ब्रिटिशर्स के जाने के बाद ये काफ़ी लंबे टाइम तक जो है यहाँ पे जो है जापान का भी काफ़ी रोल रहा, ठीक है। उसके बाद अब जो है चाइना का काफ़ी ज़्यादा मलक्का स्ट्रेट वगैरह रीजन में, सिंगापुर में काफ़ी दबदबा बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जैसे राइटर यही बता रहे हैं कि बे ऑफ बंगाल का ब्रिटेन के बाद 20वीं सेंचुरी में जापान का काफ़ी जो है दबाव रहा। उसके बाद धीरे धीरे वही बात है ना कि हर जैसे जैसे सेंचुरीज बढ़ती है, टाइम बढ़ता है, इकोनॉमी जिसकी जितनी पावरफुल होगी। अब जैसे ब्रिटिशर्स के टाइम पे यूएसए का भी एक रोल काफ़ी था, है ना। उसके बाद ब्रिटिशर्स के बाद यूएसए के बाद अब जापान आया, जापान के बाद फिर चाइना का रोल आया। तो जिसकी जितनी इकोनॉमी स्ट्रांग होती जाएगी ना, उसका डोमिनेंस उतना ही आसपास की रीजन्स में बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो यही एक पूरी हिस्ट्री इस पर बताई हुई है। इसके अलावा अगर आप अभी देखोगे तो अब 19वीं सेंचुरीज के बाद से जो है इंडिया को जो कैपेबिलिटी है, या फिर आप ये कह लो डोमिनेंस है पैसिफिक ओशंस में, सॉरी इंडियन ओशंस में, वो काफ़ी ज़्यादा है। स्पेशली अगर आप इंडिया, म्यांमार बोलोगे, ठीक है, क्योंकि इनकी इकोनॉमी पहले से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, ठीक। तो इसके अलावा सेवरल फैक्टर्स और भी हैं, जैसे यहाँ पे बता रहे हैं कि बे ऑफ बंगाल का रीजनलिज्म कैसे कैसे बढ़ा, क्योंकि सार्क के फेलियर्स के बाद जो है बीमस्टेक ही एक इकलौता ऐसा ऑर्गेनाइजेशन रहा जो साउथ नेशंस को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक। ऑल्दो यहाँ पे म्यांमार में काफ़ी टेंशन है, क्योंकि आपको पता है पिछले 4-5 से मिलिट्री कू हो रखे, वहाँ पे जो सत्ता में थे उन लोगों को हटा दिया गया, मिलिट्री यहाँ पे सारा कंट्रोल कर रही है। इसके अलावा जो बे ऑफ जो बांग्लादेश है अभी, है ना, मिस्टर यूनुस जो हैं वो रोल कर रहे हैं अभी, है ना, इमरजेंसी में वो अपना जो है लीड कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे भी इमरजेंसी, मतलब उन जो सत्ता में थे, जो गवर्नमेंट थी, उन्हें गिरा दिया गया अभी रिसेंटली, है ना। तो ये इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से यहाँ पे साउथ नेशंस में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स है। तो यहाँ पे उम्मीद करी जा रही है राइटर के द्वारा कि बार बार बीमस्टेक ही है ऐसा जो धीरे धीरे अपने आप को इन्हांस कर सकता है यहाँ के इश्यूज़ को एड्रेस करने में। तो इसके लिए बीइंग इंडिया जो है, बीइंग लार्जेस्ट जीडीपी वर्थ रखते हुए इंडिया के पास काफ़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी राइटर जो है बता रहे हैं कि इंडिया को यहाँ पे बिल्ड करना है बीमस्टेक के कॉन्ट्रीब्यूशंस में, यहाँ के इंटीग्रेशंस में, ताकि वो अपने रिलेटिव जो ट्रेड्स वगैरह उनको बढ़ा सके। इसके अलावा रीजनल लेवल पे एफर्ट्स को बढ़ाना होगा ट्रेड कनेक्टिविटी में, जैसे अभी थाईलैंड और श्रीलंका के साथ इंडिया ने बायलैटरल इंगेजमेंट करी है, तो वैसे ही इंगेजमेंट इसको जो है बांग्लादेश के साथ और भी जो नेशंस है उनके साथ बढ़ाना होगा, ठीक। और तीसरा जो है, इंडिया कैन नॉट सोलली ऑन द मल्टीलेटरल एंड बायलेटरल अप्रोचेस टू द प्रमोट बे ऑफ बंगाल रीजनलिज्म। यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल अभी थाईलैंड के साथ ना इंडिया ने क्या टाई अप करा है, वीज़ा फ्री टाई अप कर दिया। यानी थाईलैंड के साथ जो है, आप थाईलैंड में जाने वाले इंडियन से आने वाले थाईलैंड वीज़ा फ्री। तो ऐसे ही सेम चीज़ें और भी नेशंस के साथ इंगेजमेंट करने पर क्या होगा, और ईजिली जो है रिलेशनशिप बढ़ेंगे, पॉलिसीज़ बनेंगी, इकॉनमी या और भी चीज़ें जो है और इन्हेंस हम कर पाएंगे। अभी इंडिया की अगर आप इकॉनमी
इकोनॉमी का वर्थ देखोगे तो वो 4 ट्रिलियन है, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसके बाद थाईलैंड जो है सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है पूरे बीमस्टेक में, जिसकी वर्थ जीडीपी का 500 बिलियन है। तो ऐसा नहीं है छोटा मोटा नेशन है, इसका भी काफ़ी वर्थ रखता है। और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप जी का जो एक क्या बोलते हैं, एक धमकी आ रही है अब, जैसे 2 अप्रैल से आज से टैरिफ्स अप्लाई हो जाएंगे, अब से लेकर आप देखना कम से कम 1 महीने तक यही आर्टिकल्स रहेंगे। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सब कॉन्टिनेंट्स का आपस में मिलकर रह के अपने पॉलिसीज़ को स्ट्रॉन्ग करना, अपने नेशंस को स्ट्रॉन्ग बना के रखना, ठीक है। तो ये तो एक आर्टिकल था, लेकिन आप बीमस्टेक की बेसिक चीज़ें पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा सेकंड आर्टिकल यहाँ पे ड्यूअल सिटीजनशिप पे है, ठीक है। यहाँ पे राइटर ये बता रहे हैं, जैसे मैं बेसिक कंसेप्ट बताती हूँ। अभी क्या, जैसे इंडिया है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशंस में तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पे हम एक OCI प्रोवाइड करवाते हैं ओवरसीज़ सिटीजनशिप का। लेकिन OCI जो है आपका डबल सिटीजनशिप तो नहीं देता। जैसे मान लीजिए आप USA के सिटीज़न हैं, ठीक है, लेकिन आपके पास OCI का कार्ड है। OCI के कार्ड की वजह से क्या होता है, कई बार आप इंडिया आके अगर कोई लैंड परचेज करना चाह रहे हो, यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, तो आपको ये OCI का कार्ड काफ़ी हेल्पफुल होगा। लेकिन यहाँ पे वोटिंग राइट्स नहीं मिलते हैं। यहाँ पे बहुत डिमांड करिए कि OCI कार्ड होल्डर को जो है यहाँ पे वोटिंग राइट्स मिलना चाहिए, और भी जो बेनिफिट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स के बेनिफिट्स हैं, वो मिलने चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, फॉर द सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, जैसे पाकिस्तान जैसे नेशन से हमारी नहीं बनती है, तो मान लीजिए उसके पास, वो भी हमारा नेबरिंग, और उसके पास अगर OCI है तो उसका मिसयूज़ होने का चांसेस भी रहता है। ये हर नेशन के अपने नेशनल सिक्योरिटी के पर्पज़ पे गवर्नमेंट अपने हिसाब से जो है ना पॉलिसी मोल्ड करती है, ठीक है। सिर्फ इंडिया ही नहीं है, और भी नेशंस ऐसे करती है कि भैया कुछ नेशंस के साथ हमें नहीं रखना तो नहीं रखना। तो यहाँ पे ओवरऑल राइटर ये बता रहे हैं कि अगर हम जिस तरीके से माइग्रेशन हमारा पिछले 30 साल से कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है, माइग्रेशन पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में हर 40 इंसान में से एक इंडियन होता ही होता है, ठीक है, 100%। तो आने वाले टाइम पे ये चीज़ और बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि अगर हम ड्यूअल सिटीजनशिप को अप्लाई कर दें, फॉर एग्जाम्पल अगर आप USA या यूरोपियन यूनियन में से किसी भी नेशंस के अगर सिटीज़न हैं, तो आपको इंडिया को भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप दोनों के ही ये बेनिफिट्स जो है ले सकते हैं। तो उसके लिए पूरा ओवरऑल राइटर बता रहे हैं कि हमें क्या क्या करना पड़ेगा, यानी गवर्नमेंट को क्या क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटा सा फैक्ट बता रहे हैं कि लास्ट अगर 50 साल से देखोगे तो इंडिया ने बहुत बड़े लेवल पर जो है ह्यूज नंबर पे माइग्रेशन करी है, ठीक है। और वर्ल्ड की पॉपुलेशन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे नियरली वर्ल्ड डायस्पोरा यानी वर्ल्ड लेवल पर रहने वाले जो लोग हैं नियरली 3.5 करोड़ पीपल हैं, यानी हर 40 में से एक इंडियन जो है बाहर एब्रॉड में रहता है स्पेशली, है ना। तो यहाँ पे जो है ये बेसिकली देखिए हर 40 में से एक आपको कम लग सकता है। ये वो हैं जिनकी सिटीजनशिप और अलग है, जैसे USA की है उनके पास, ऑस्ट्रेलिया की है, लेकिन है वो इंडियन ही, ठीक है। तो वैसे तो यहाँ पे राइटर बता रहा है कि इंडिया के जो प्रपोर्शन है, ठीक है, आने वाले टाइम पे वो 300 मिलियन लाइव जो है लिविंग होने वाला है। तो यहाँ पे माइग्रेंट्स के साथ साथ पता क्या है, एक फ़ायदा ये भी है, जो रेमिटेंसेज मिलता है वो भी बहुत अच्छा खासा है। हमारे पास ओवरऑल जो बाहर से FDI इन्वेस्टमेंट होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ 42 बिलियन ही है, जबकि हमारे जो रेमिटेंसेज है, यानी इंडिया से बाहर गए हुए जो लोग हैं जो वहाँ सेटल हो गए और अपने परिवार के लिए पैसा भेजते हैं रेमिटेंसेस, वो 130 बिलियन है एनुअली हर साल। जो कि ये ना कोई छोटा मोटा ऐसा नहीं है कि कोई गल्फ नेशन जैसे कि कतर हो गया, बहरीन हो गया, UAE हो गया या सऊदी अरब हो गया, इन नेशंस में से जाके लोगों के पास, क्योंकि ये नेशंस हमारे पास में ही पड़ते हैं, तो यहाँ पे माइग्रेशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन राइटर बता रहे हैं हम इनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं वेल डेवलप्ड इकोनॉमी, यानी यूरोप हो गया आपका, USA हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इन नेशन से माइग्रेट करके जो लोग रेमिटेंसेज प्रोवाइड करवाते हैं वो 130 बिलियन है। तो ऐसा नहीं है कि लॉस है, बहुत अच्छा खासा यहाँ पे जो है बेनिफिट रहता ही है। इसके अलावा यहाँ पे जो है लोगों के मूवमेंट की वजह से जो है क्या होता है, इनका मेन फैक्टर होता है पुश फैक्टर और पुल फैक्टर। ये बेसिक NCERTs में भी आपको बताया होगा कि क्या होता है। देखिए एक कॉन्सेप्ट बताती हूँ क्या होता है। जैसे माइग्रेशन, आप अपने ही टाउन में हैं, माइग्रेशन क्या होता है, 2 फैक्टर से, एक तो पुश फैक्टर कि आप अपने सिटी में रह रहे हैं, ऐसी कुछ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से आपको सिटी छोड़ना पड़ रहा है। मान लीजिए एजुकेशन ले लो, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, एजुकेशन होता है, हेल्थ होता है, अर्निंग सोर्स होता है, या फिर और पॉलिटिकल इश्यूज़ होते हैं। जैसे एजुकेशन ले लिए कि आपको UPSC की तैयारी करनी थी, आप ऐसे टायर सिटीज़ में रहते हैं जो बहुत ज़्यादा छोटा है, कस्बा है, मतलब टायर 1 टायर 2 सिटीज़ है, यानी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इतना अच्छा साउंड नहीं करता, तो आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जाना चाहते हो, है ना। तो यहाँ पर आपको माइग्रेशन करना पड़ रहा है, भले वो टेम्प्रेरी हो, तो
वो एक पुश फैक्टर हो गया कि दिल्ली आप जा रहे हो या फिर आप बेंगलोर जा रहे हो, जो कि एजुकेशंस के लिए जा रहे हो, हेल्थ के लिए हो सकता है कि आपके यहाँ पे बहुत बड़ा जो है हेल्थ कोई पेशेंट है आपके घर में, है ना, किसी को ट्रीटमेंट कराना है, कोई ऑपरेशन करवाना है, कोई सर्जरी करानी है, जो चीज़ आपके यहाँ पे नहीं है और आपको बाहर फर्दर मिल रही है, वो नेशनल भी हो सकता है, वो इंटरनेशनल भी हो सकता है माइग्रेशन जो है, ठीक है। तो हेल्थ फैक्टर हो सकता है। ऐसे ही पॉलिटिकल, जैसे मान लीजिए अपने आपके रीजन्स में पॉलिटिकल डायलेमाज है, यानी बहुत ज़्यादा आए दिन दंगे फसाद होते रहते हैं, पीस नहीं है, जैसे सीरिया, इजराइल वाला, पैलेस्टीन वाला एरिया ले लीजिए, वहाँ पे लोगों का माइग्रेशन ऑब्वियसली जो बहुत अपने करियर ओरिएंटेड होंगे तो वो नहीं रहेंगे ज़्यादा कि भैया निकलो यहाँ से, वो ज़्यादा बेटर होगा हमारे लिए, ठीक है। तो ऐसे जो पॉलिटिकली अगर इम्बैलेंसेस बना रहेगा ना तो लोगों का कंट्री में सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे फैक्टर्स होते हैं, ये होते हैं पुश फैक्टर, ठीक है। एक होता है पुल फैक्टर, जिस जगह आप जा रहे हो वो रीजन आपको क्यों खींच रहा है। अब लोग यूएसए ज़्यादा प्रेफर करते हैं या लंदन प्रेफर करते हैं। यूएसए को प्रेफर करने का तो बहुत बड़ा रीज़न है आईटी सेक्टर, ठीक है, आईटी सेक्टर। तो हर एक रीजन का एक सेक्टर रीजन होता है। इवन अगर हम अपने ही इंडिया में देख लें, लोग बेंगलोर जाना प्रेफर करते हैं, लोग गुड़गांव जाना प्रेफर करते हैं, लोग दिल्ली जाना प्रेफर करते हैं, लोग इसके अलावा मुंबई जाना प्रेफर करते हैं। मुंबई तो फिल्म इंडस्ट्री की वजह से, दिल्ली आपका जो है एजुकेशन की वजह से, या फिर आपका जो बेंगलुरु है आईटी हब की वजह से, गुड़गांव भी आईटी हब साइबर से रिलेटेड वर्क्स के लिए, है ना। तो ये हो गया आपका पुल फैक्टर, जिसकी वजह से आपको खींच रही है वो। तो इनकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारे जो दो कंट्रीज़ के बीच में क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशंस बहुत बढ़ता है, कम्युनिकेशंस बढ़ता है, न्यू इकोनॉमिक कल्चर्स पॉलिटिकल लिंक्स बहुत बढ़ते हैं। ये नेशन टू नेशन में भी होता है, स्टेट टू स्टेट में भी होता है, ठीक है। तो ये तो होता है इंटरनेशनल और इंटरनेशनल, ये तो होता है इंटरनेशनल माइग्रेशन हो गया, स्टेट टू स्टेट, इंट्रा स्टेट हो गया, ठीक है, इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट। स्टेट में भी दो तरह के होते हैं, एक होता है स्टेट के अंदर ही आप राजस्थान में रह रहे हो, मान लीजिए राजस्थान के अंदर ही अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में माइग्रेट हो रहे हो। एक होता है राजस्थान से लेकर आप एमपी चले गए, राजस्थान से लेकर आप तमिलनाडु चले गए, तो ये इंट्रा स्टेट हो गया, है ना। तो ये बेसिक सारी चीज़ें आप एनसीईआरटी में पढ़ते हो, तो क्वेश्चन स्टेटमेंट आ सकता है, ऐसे ही से तो स्टेटमेंट आते हैं ना। तो यहाँ पे मैंने कुछ फैक्टर्स डाल दिए हैं, जैसे पुश फैक्टर्स है, पुल फैक्टर्स है, डेमोग्राफिक फैक्टर कैसे इन्फ्लुएंस करता है, इकोनॉमिक फैक्टर कैसे करता है, पॉलिटिकल, इकोलॉजिकल। तो आप एक बार इसको रीड कर लीजिए, अगर बेसिक है, अगर बेसिक आपको पता समझ होगी तो आप क्वेश्चंस के जो स्टेटमेंट होंगे वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। तो है ना, तो यहाँ पे राइटर इसी चीज़ पे फोकस कर रहे हैं। तो ओवरऑल इनका कहना ये है ना कि भैया अभी जो है हमें इस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे अब बात आ जाती है कि इससे फ़ायदा तो होगा, तो क्या, लेकिन क्या इससे इतना भी फ़ायदा है कि हमें इससे कोई इशू तो नहीं होगा कि अगर लोग अपने वर्क के लिए बाहर जा रहे हैं, सेटल हो रहे हैं। तो यहाँ पे ना राइटर एक रिपोर्ट के बेसिस पे, जो हाई लेवल कमेटी के द्वारा इंडियन डायस्पोरा कितनी माइग्रेट करती है उसका एक रिपोर्ट निकलता है, उसकी 25वीं एनिवर्सरी बनाने वाले हैं, जो ये बताती है कि इंडिया के डायस्पोरा के लोग जो इंडिया छोड़ के अपने बाहर जाते हैं ना, ऐसा नहीं है वो हर बार अच्छी ही चीज़ें फेस करते हैं, कुछ चीज़ें भी होती हैं जो इशू फेस करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे ये डायस्पोरा की रिपोर्ट जो ये फेवर कर रही है कि अगर डुअल सिटीजनशिप होगा ना, तो जो इंडियन होगा ना उसको एक इमोशनल अटैचमेंट रहेगा अपने मदरलैंड से। ऐसा नहीं है कि वो मान लीजिए यूएसए चला गया या फिर यूरोप चला गया या ऑस्ट्रेलिया चला गया और वहाँ टर्मोइल हो गया, वहाँ पॉलिटिकली या फिर इकोनॉमिकली कोई क्राइसिस भी आ गया, तो ऐसा ना हो, उसे सोचना पड़े कि वापस इंडिया ना जा सके। तो ये एक इमोशनल अटैचमेंट बना रहेगा, इसका जो है इनका कहना है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए 2005 में OCI भी लाया गया, जो ओवरसीज सिटीजनशिप कार्ड होल्डर है, ये अभी भी अवेलेबल है इंडियंस के लिए, ठीक है। जो जैसे मान लीजिए यूएसए में कोई बाहर रहने वाला है, ठीक है, उनके एंसेस्टर्स इंडियंस रहे हो, हिलरी क्लिंटन है, जैसे मान लीजिए प्रियंका चोपड़ा है, तो अब वो आने वाले शायद उनकी बेटी वगैरह, वो उन्हें ग्रीन कार्ड मिल जाए यूएसए का, कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन उनके पास OCI होगा क्योंकि उनकी जो मदर है वो इंडिया से बिलोंग करती हैं, ठीक है। तो ये रीजंस है। तो यहाँ पे राइटर एक चीज़ ये बता रहे हैं, ऐसा नहीं है इससे इश्यूज़ क्रिएट नहीं होंगे। इश्यूज़ कैसे क्रिएट होंगे, देखिए ग्लोबल क्लाइमेट जैसे बढ़ता जा रहा है, बॉर्डर्स बंद हो रही हैं। आपको पता है जैसे यूएसए में डोनाल्ड ट्रंप जी आए, ठीक है, तो ट्रम्प के आने के बाद जो है वो क्या कर रहे हैं, मैक्सिको में एक बॉर्डर लगा रहे हैं कि भैया अब जो है आप लोगों को नहीं आना, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज़ हैं कि बाकी नेशंस अपने सिक्योरिटी के पर्पस पे जो है मना कर रहे हैं कि बाहर के, जैसे H1B1 वीज़ा का आप ले लो, है ना। H1B1 वीज़ा का बहुत बड़ा इशू रहता है यूएसए में। जैसे ही गवर्नमेंट चेंज होती है तुरंत वो कई बार मना कर देते कि नहीं, हम अलाउ नहीं करेंगे बाहर के लोगों को, हम अपने लोगों को पहले रिजर्व देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स क्रिएट करवाएंगे बाहर, और
लिमिटेड नंबर्स ही जो है हम माइग्रेंट्स को हर ईयर पर एनम जो है हम एक्सेप्ट करेंगे। तो ऐसे इश्यूज़ जो है सिटीजन्स को फेस करना पड़ रहा है। तो OCI जो है ऑल्दो यहाँ पे एक होप भी हो सकती है, एक एक्सपेक्टेशंस भी होती है, लेकिन यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि OCI से ऐसा नहीं है कि सब कुछ है। तो जैसे OCI के साथ इशू ही है ना, अब जैसे ये वोटिंग परमिट नहीं करता और भी चीज़ें, जैसे लैंड एग्रीकल्चर लैंड परचेज हो तो वो अलाउ नहीं करते, तो बहुत सारी चीज़ें जो प्रिविलेजेस नहीं मिलते हैं, है ना। तो यहाँ पे इस चीज़ को बोला गया कि थोड़ा सा इनको अलाउ करना चाहिए ताकि लोगों की जो सिटीजनशिप है ना, वो मेनटेन रहे उन्हें, चाहे वो दूसरे नेशंस के मिल गए लेकिन वो जिस नेशन से बिलोंग करते हैं वो चीज़ उन्हें दे। लेकिन यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि कई बार इस चीज़ को है ना, इस सिटीजन ये ड्यूअल सिटीजनशिप ना कहीं एक प्रिविलेज जैसा हो जाता है और उनका मन मर्जी हो तो फिर वो जब मूड हो तो उन्होंने सिटीजनशिप रख लिया, नहीं है तो उन्होंने कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि इसके लिए हमें ना पहली बात तो ये चीज़ है, हमें इस ओवरकम से आना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि अगर आप फॉरेनर्स बन गए तो आपको जो है इंडियन सिटीजनशिप ख़त्म करनी पड़ेगी। तो ये जो प्री अजम्पशंस बना रखा है इसको हटाना होगा यहाँ पे। और ये सजेशंस है, देखिए अभी गवर्नमेंट करती है नहीं करती वो तो लेटर ऑन पता चलेगा, राइटर यहाँ पे सजेस्ट कर रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पे जो पॉलिटिकली राइट्स होते हैं कि जैसे वोट्स देना या फिर स्पेसिफिकली जो भी उनके राइट्स होते हैं पर्टिकुलर किसी भी कंट्री में, चाहे वो जिस भी दूसरे नेशन में जा रहे हैं जहाँ पे उनका पुल फैक्टर काम कर रहा है, दूसरा जहाँ पे पुश फैक्टर काम कर रहा है, दोनों ही नेशंस में जो है वो अपनी चीज़ों को मेंटेन बना रखें, ठीक है। उनके जो राइट्स होते हैं, जो सिटीजन्स के जो नीड्स होती हैं वो फुलफिलमेंट हो सके, ठीक है। तो ये इस पे जो ओवरऑल जो है राइटर ड्यूअल सिटीजनशिप के लिए जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं आप ये मान लो कि पॉजिटिवली ही जो है सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और हाई लेवल कमिटी ने भी इस चीज़ के लिए बोला है कि इंडिया को, अब जैसे क्या होता है देखिए, इंडिया के द्वारा OCI पे इतना ज़्यादा इन्फोसाइज ना करने का एक बहुत बड़ा रीज़न पाकिस्तान की वजह से माना जाता है, क्योंकि रिलेशंस हमारे इतने ज़्यादा टर्मोइल है, इतना अच्छा ना होने की वजह से, और ऊपर से आपका बाउंड्री है वो भी बहुत शेयर होता है। ऐसा भी नहीं है कि पाकिस्तान आपका यहाँ है और इंडिया यहाँ है और बीच में बहुत सारे नेशंस हैं और दोनों की नहीं बनती है तो कोई इशू नहीं है, तो कोई इशू नहीं। लेकिन जब नेबर में ही हो ना तो ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है और बहुत सारे अटैक्स आपको पता है पास्ट हिस्टोरिकल बहुत सारे हमारे पास विद फैक्ट्स के साथ हैं, जिसकी वजह से इंडिया बिल्कुल पसंद नहीं करता कि ड्यूअल जैसे सिटीजनशिप का मिसयूज़ होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। और बीइंग इंडिया कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो गवर्नमेंट है, उनका कंसर्न भी ठीक है अपने टूवर्ड्स दी सिटीजन्स के लिए, राइट। तो यहाँ पे ये चीज़ बताई गई है। लेकिन यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि जहाँ लार्ज अमाउंट पे हमारे जो सिटीजन्स बाहर रहते हैं वो थोड़े अटैच रहते हैं अपने इमोशनली अपने सिटीज़न से, तो ये अगर हो जाता है तो बहुत जेन्यून रहेगा सिटीजन्स के लिए, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पे बता रहे हैं। लेकिन आप एक बार ना सिटीजन्स का जो चैप्टर है ना लक्ष्मीकांत का एक बेसिक कर लीजिएगा, ऑल्दो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक प्रीलिम्स में तो नहीं पूछा जाता, पूछा भी जाता है तो इक्का दुक्का सवाल ही आया है, इतने अगर 20-25 साल का PYQ देखोगे, मेंस में आ जाता है, नो डाउट मेंस में आ जाता है इसका क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पे आर्टिकल एनर्जी के बारे में है। देखिए राइटर बता रहे हैं कि आपको पता है 2047 तक हमें जो है क्या बोलते हैं डेवलप्ड नेशंस का क्राइटेरिया अचीव करना है। तो यहाँ पे बहुत सारे ग्रोथ आपको बढ़ाना होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हम अपने ग्रोथ को बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा हर्डल हमारे सामने है, वो है एक एनर्जी क्राइसिस रहता ही है, क्योंकि एनर्जी के लिए हम जो ऑयल का यूज़ करते हैं वो हम इम्पोर्ट करते हैं और वो भी बहुत लार्ज अमाउंट में, जो हमारा बहुत बड़ा इकोनॉमी का इन्फ्लेशन का बहुत बड़ा एक कॉज रहता है। तो राइटर बता रहे हैं इसको कैसे क्या हम इसको सही कर सकते हैं, क्या इंडिया जो है एक बहुत बड़ा वर्ल्ड का एक्सपोर्टर बन सकता है, वो भी क्लीन एनर्जी का। क्लीन एनर्जी से यानी आपका रिन्यूएबल एनर्जी से है, यानी जो सोलर विंड इन एनर्जी से मिलने वाली जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका। तो राइटर का कहना है हाँ बिल्कुल बन सकता है, लेकिन आपको कुछ चीज़ें करनी होगी। अब जैसे इंडिया ओवरऑल एनुअली जो है ना ऑयल और गैस के लिए 130 बिलियन जो है खर्च कर रहा है, लेकिन इसके वजह से क्या हो रहा है कि खर्च के साथ साथ आपका जो इन्फ्लेशन है, आपका जो बोरोइंग कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे थ्रेट है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि क्लीन इलेक्ट्रिसिटी को जो है आप बढ़ा सकते हो। जिस तरीके से ऑयल का इंपोर्ट कर सकते हो वैसे ही आप क्लीन एनर्जी को एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए कुछ एडवांसमेंट की ज़रूरत है। जैसे यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि अगर आपको क्लीन एनर्जी के लिए आपको अपने आप को वेल डेवलप्ड बनाना है तो आपके पास हाई एडवांटेज हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट ट्रांसमिशन होना चाहिए, ग्रिड बैटरी स्टोरेज होना चाहिए, सबमरीन केबल्स होना चाहिए, ताकि आप इंडिया से रशिया में किसी नेशंस को, रशिया को, उसके आसपास के नेशंस को ट्रांसफ़र करना चाह रहे हो तो आपके पास सोर्स तो होना चाहिए ना। जैसे डीप ओशंस के थ्रू ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी का ग्रिड बना दो आप, और यहाँ से इंडिया से
से आप सप्लाई करो। और इंडिया जो है आपको पता है वन नेशन वर्ल्ड वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड वाले मिशंस पे ऑलरेडी बहुत बड़ा इन्फोसाइज करता है कि हमें क्लीन एनर्जी को फोकस करना है। क्लीन एनर्जी बोले तो सन हो गया, आपके विंड हो गए, है ना, वाटर हो गया, इनसे जो है एनर्जी निकलती है, उस पर फोकस करने की बात करें। और यहाँ पे इंडिया अपने ग्रिड्स में नियरली 100 बिलियन इन्वेस्टमेंट भी कर चुका है पिछले 8 सालों से, ठीक है। और इसके अलावा अपने ग्रिड्स में इन्होंने नेपाल, भूटान, बांग्लादेश के साथ टाइप भी करा। भी जब मैं भीमस्टैक आपको बता रही थी तो आपको पता होगा इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ अलग, जैसे नेपाल हो गया, बांग्लादेश, भूटान, क्योंकि ये भीमस्टैक के भी कंट्रीज़ हैं, तो यहाँ पे हमने टाइप कर रखा है। आप एक बार नीचे वापस देखना, फैक्ट्स PDF मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेम ऐसे ही जो है राइटर बता रहे हैं कि 50 गीगावाट का जो एनर्जी है सऊदी अरेबिया से जापान तक भी हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी सऊदी अरेबिया से, यूरोप से, इजिप्ट से ग्रिड कनेक्टेड है, वैसे ही इंडिया भी अपने ग्रिड्स को जो है कनेक्ट कर सकता है। यहाँ पे एक स्टडी बता रहे हैं राइटर, अ स्टडी बाय द इंटरनेशनल काउंसिल ऑन लार्ज इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम, इसने कंफर्म किया कि आप बहुत बड़ा ग्रिड बना करना लोएस्ट चीफ प्राइस पे जो है पावर परचेज एग्रीमेंट के थ्रू फॉरेन की जो कंट्रीज़ होती हैं वहाँ आप जो है प्रमोट कर सकते हो अपनी इलेक्ट्रिसिटी को। ऑलरेडी सऊदी और जापान तो कर ही रहे हैं इन चीज़ों के लिए। तो अब जैसे राजस्थान में तो आपको पता है बहुत बड़ा सोलर प्लांट भी है, इन गुजरात में है, तो सोलर का जो सन है उसकी सनराइज सऊदी अरब में, ग्रीस में हो सकती है थ्रू द जो है आप अगर अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अगर आप उसको इन्हांस कर लेते हो। तो यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि देखिए इसके लिए आपको ना अभी 2050 तक आपको नेट ज़ीरो पे पहुँचना है, तो आपको क्लीन एनर्जी पे इन्वेस्टमेंट करना होगा, है ना। तो यहाँ पे उसके लिए आपको कम से कम 4000 एनर्जी गीगावाट स्टोरेज चाहिए, और वो स्टोरेज के लिए आपको कम से कम इन्वेस्टमेंट 177 बिलियन करना होगा, तभी जाकर होगा ये, ठीक है। और यहाँ पे ऑल्दो बहुत सारे जैसे शॉर्टेज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, रिन्यूएबल पावर्स का और भी चैलेंजेस हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप इस पे जो है इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ा पा रहे हो। लेकिन अभी पिछले कुछ सालों से अगर आप देखोगे तो जो बैटरीज़ के जो प्राइजेज़ है वो डिक्लाइन हुए हैं पिछले 30 साल के कंपैरेटिवली, क्योंकि क्या होता है ना, जब एक प्रोड्यूसर होता है तो हर चीज़ें कॉस्ट ज़्यादा होती हैं, मोनोपोली होती हैं, और जैसे जैसे प्रोड्यूसर्स बढ़ते हैं तो किसी भी प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो दाम कम हो जाता है। डिमांड अगर बढ़ती भी है क्योंकि प्रोडक्शंस बढ़ने लग गया, प्रोडक्शंस ज़्यादा होने लग जाता है, तो ओनरशिप भी ज़्यादा होती है, तो प्राइस कम हो जाता है, ठीक है। तो आपको हाई वोल्टेज के स्टोरेज नेटवर्क्स होने होंगे। वैसे इंडिया जो है अपनी तरफ से काम पूरा कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, स्पेशली सबमरीन एनर्जी स्टोरेज के लिए स्पेशलाइज कर रहा है, ताकि वो जो है एनर्जी को स्टोर करके ट्रांसफ़र कर सके। अब इसका टारगेट है 10 गीगावाट एनर्जी हाई वोल्टेज को जो है स्टोर करके बेचने का, ठीक है, हर साल। तो यहाँ पे टारगेट है, और यहाँ पे और भी मेन नेशंस हैं, तो यूरोप है, मिडल ईस्ट, अफ्रीका है, पैसिफिक ओशन है, ऑल्दो ये ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। अब इंडिया भी अपना जो है ट्रेड स्टार्ट करने वाला है। इंडिया का 5 सब ग्रिड जो है वो मेनली सुपर ग्रिड बन चुका है, इंटरनेशनली है उसका मेन काम, तो कि इंटरनेशनली फोकस करना, और 2035 तक वो ग्लोबल ग्रिड इंटरकनेक्ट विद रशिया, यूरोप, US में करने वाला है, और 2047 तक उसे जो है 130 बिलियन एनर्जी इंपोर्ट जो है इंपोर्ट के साथ साथ उसे फ्लिप करेगा वो 100 बिलियन क्लीन इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट के साथ, ठीक है। ये इसका मोटिव है। और आपको पता है कि इंडिया के पास अच्छा खासा एक वर्थ है, क्योंकि उसके पास सन और विंड की कोई कमी नहीं है, क्योंकि वो ट्रॉपिकल रीजन में आने की वजह से उसके पास ह्यूज प्लेंटी ऑफ सन की वजह से, और विंड के लिए स्पोइस अच्छा खासा है। तो ये एक इन्वेस्टमेंट बहुत बेहतरीन होगा, ठीक है। तो ये इसके अलावा एक आर्टिकल है यहाँ पे, डिस्प्यूट है किस मंदिर के बारे में। आपको पता है गया में जो बोध गया वाला टेम्पल है बुद्धिस्ट का, महाबोधि टेम्पल, उस पर ना काफ़ी लंबे टाइम से इश्यूज चल रहा है कि ना इसे बुद्धिस्ट को जो है दे दिया जाए। इसका सबसे पहला केस कहाँ से शुरू हुआ पता है? ये केस शुरू हुआ था सबसे पहला बिहार के एक पर्सन थे, अंगारिका धम्पाला, और ऑल्दो ये श्रीलंका के मॉन्क थे, ठीक है। उन्होंने ना केस किया था कि ये जो टेम्पल है ना बोध गया महाबोधि टेम्पल जो बिहार में है ना, ये एक्चुअल में बुद्धिस्ट को देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हिंदू एक्ट के तहत इसे जो है यहाँ पे इसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो जो है रेगुलेशंस देखे जाते हैं। पिटिशंस फाइल करी गई थी, लेकिन अभी तक जो है इसका कोई सोल्यूशन मिला नहीं है। यहाँ पे बोध गया के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। बोध गया जो कि मेनली प्रिंस सिद्धार्था जो है, इन्होंने अपना इनलाइटमेंट लिया था, जिन्हें हम लेटर ऑन बुद्धा कहने लग गए, ठीक है, 589 BC में। और इसके बेसिस पे ही 3rd सेंचुरीज़ में जो है अशोका जी ने एक वज्रयान भी बनवाया था यहाँ पे पिलर टाइप, ठीक है। इसके अलावा आने वाले और भी ट्रैवलर्स थे, जैसे कि हुएन सांग ने भी बोला कि बोध गया के लिए 3 पिलर बना हुआ है,
गया में। इसके अलावा 8 से 12वीं सेंचुरी में जो पालाज आए उन्होंने भी यहाँ पे रॉयल पत्रौन महाबोधि टेम्पल्स बनवाया। 11-12 सेंचुरीज़ में जाके धीरे धीरे ये जो है डिक्लाइन की तरफ हो गया, ठीक है। ऑल्दो देखिए यहाँ पे जो है ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो अलेक्जेंडर कनिंघम है, ठीक है, उस समय आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ये फाउंडर थे, तो उन्होंने यहाँ पे सजेस्ट किया था इसको रिपेयर करने का, ठीक है, क्योंकि डिसअपेयर हो चुका है था। और लेटर ऑन जाके यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज जो है इस पर लिस्ट भी कर दिया, तो ये इसलिए और इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे ये इशू चल रहा है, बाकी देखिए क्या होता है इसका सोल्यूशन। तो और ये बीजीटी वही है कि जो ये अंगारिका दम्पा है जो श्रीलंका, आपको पता है श्रीलंका, नॉर्थ ईस्टर्न और इसके अलावा जो साउथ ईस्टर्न कंट्रीज़ है वहाँ पे बौद्धिज़्म बहुत ज़्यादा है। इवन चाइना, जापान, कोरिया, इनमें लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं बौद्धिज़्म को। स्प्रेड बहुत अच्छे से हुआ है ईस्टर्न की तरफ, है ना। तो यहाँ पे लोगों का यही डिमांड है कि इसे जो है बुद्धिस्ट को ही जो है सौंप दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे बुद्धिज़्म के बारे में आपको पता है हर साल प्रीलिम्स में क्वेश्चन एक ना एक तो आता ही आता है, तो प्लीज़ आप रिवाइज कर लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पे जो है अभी रिसर्च से पता चला कि क्या बोलते हैं ये सैटर्न जो प्लैनेट है, ठीक है, पहले तो ऑल्दो जुपिटर था, लेकिन अभी कुछ साल 1-2 साल पहले ही ये प्रूव हुआ कि सबसे ज़्यादा सैटर्न के पास मून है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी ओवरऑल 128 न्यू डिस्कवर्ड मून्स पाए गए हैं किसके पास, सैटर्न के पास। ऑल्दो इसका जो डिस्टेंस है ना सैटर्न, जैसे ये सैटर्न है, ठीक है, सैटर्न से जो मून मिला है ना इनका मिलियंस में, जैसे 2 मिलियंस अवे, 3 मिलियंस अवे, बहुत दूर है, लेकिन 128 जो है सैटर्न्स के मून्स अभी मिले हैं, ठीक है। तो और ये कौन डिक्लेयर करता है, ये इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है रेटिफाई करता है कि क्या मून है क्या नहीं है, ठीक है। मून जो होते हैं बहुत ही इरेगुलर और बहुत स्मॉल शेप के होते हैं, ठीक है। जैसे सैटर्न की बहुत फेमस मून की बात करें तो टाइटन है, इनकैलिडियस है, ठीक। तो यहाँ आप बेसिक जो एनसीईआरटीज़ में जो प्लैनेट्स के बारे में सीक्वेंस में, है ना, और सीक्वेंस में प्लैनेट्स के बारे में जो बताते हैं, जो प्लैनेट्स हैं, जो मून्स हैं प्लैनेट्स के, वो कितने, ये कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चंस आता ही आता है हर 1 साल के गैप पे प्रीलिम्स में। ये क्वेश्चंस इस चैप्टर से, जो बेसिक यूनिवर्स के बारे में चैप्टर है उससे आता है, तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल आर्टिकल था, ये बीमस्टेक के बारे में है, तो आप देख लीजिएगा और आपको 1 तारीख का भी आर्टिकल मिल जाएगा अभी। तो थैंक यू।